वो जो लम्हा था आपका जब आपने रिजल्ट आपका आया, पहली इमेज दिमाग में क्या आपके आई? दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। पहला थॉट यही था। मतलब देखिए, भले से मैं बन गया हूँ, लेकिन मुझे स्टिल लगता है, आज भी लगता है कि अगर मैं नहीं भी बना होता तो मेरी जीवन में खुशी का कोई दायरा कम नहीं हुआ होता। खुश रहना एक हैबिट है, खुश रहना एक लाइफस्टाइल है। कि मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है, एक उन्होंने पॉडकास्ट ही था उनका अनुपम खेर जी के साथ, मैंने सुना था। तो उन्होंने बोला था कि उनकी माँ ने उनसे बोला था कि जो फेल हो गया ना उसको गधा मत समझना। मुझसे 1 या 2 साल उन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 के 6 अटेम्प्ट में मेंस दिए, फिर 3 इंटरव्यू दिए। वो जनरल से उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए। क्या वो आदमी मेरे जितना काबिल नहीं है? वो इंसान मुझसे बहुत ज्यादा काबिल है, बस उसका किसी कारणों से नहीं हो पाया। तो ऐसा ही अगर किसी और बच्चे के साथ होता है और वो मतलब फाइनेंशियली उतनी अच्छी जगह उससे बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए काफी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हो आप बहुत कुछ बनने का सोचिए। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस एक सपना है, दुनिया में बहुत सारे सपने हैं, खूब सपने देखिए और खूब आगे बढ़िए। ये मुझे लगता है, मतलब पूरी प्रिपरेशन का मेरा निचोड़ जो आप बोल रहे थे 3-4 वर्ड्स है कि मास्टरिंग द मोनोटोनस, कि वो इतनी बोरिंग चीज है लेकिन आप उसे ऐसे कर रहे हो पूरी शिद्दत से कि आपको उसी में मजा आने लगा है, आप बोर नहीं हो रहे हो चीजों से। क्योंकि आजकल हम अभी इंटरव्यू से पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि 30 सेकंड रील वाला जो कल्चर है जी, हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है। तो कोई भी चीज अगर हमें बोर 5 मिनट भी कर देती है तो हम उसके बाद उस पर नहीं बैठ पाते। तो हमें उस पर काम करना है कि हम बोरिंग चीजों को इंजॉय करें, जिससे, क्योंकि बोरिंग चीजों से ही आउटकम आते हैं। रॉकेट साइंस बोरिंग है। मुझे लगता है दुनिया में जो सबसे भारी चीज है वो है अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ। इसमें मजेदार बात बताता हूँ, मैं पापा के बारे में मजेदार बात बताता हूँ। उन्होंने कभी मुझसे कोई उम्मीद रखी ही नहीं। अच्छा। उन्हें मतलब ये सुकून जो आप महसूस कर रहे हैं आज, जो आपका परिवार, जो आप गर्व महसूस कर रहा है, जो समाज आज गर्व महसूस कर रहा है, उस गर्व की अनुभूति बहुत करीब से लोगों तक पहुंचे ताकि उनके अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता और जुनून बढ़े इस तरफ। आप अपने बच्चे से पहली बात तो उसके मेहनत का विवरण कभी नहीं मांग रहे, आप उसके रिजल्ट का विवरण मांग रहे हैं। आप रिजल्ट मांग रहे हैं बच्चे से, वो रिजल्ट जो उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चा अपनी तरफ से ईमानदार है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेगा। बहुत बड़ा जीवन है, कुछ और ट्राई करेगा। बिल्कुल। कि मेंस के बाद एक आईएएस चुनती है यूपीएससी, क्या गुण तराशती है वो इंटरव्यू में? आपकी कोई नवाब वाली सोच तो नहीं है, नवाब शाही तो नहीं है आपके अंदर। वो चीज को थोड़ा देख, मतलब लोगों के प्रति कितना केयर आप में है, आप उनके लेवल पे जाके सोच पाते हो नहीं सोच पाते। वो अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से वो आपका निकाल लेते हैं अंदर से। अच्छा, माहौल क्या रहता है अंदर का जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर एंटर करते हैं? जी, के अंदर घुसा, 5 लोगों को देखा, मेरी हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं कहता हूँ गुड आफ्टरनून सर। इस सबको मतलब थोड़ा सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जी, जब आप आईएएस के लगभग बनने के करीब ही थे या बन ही गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने सोची हो कि अगर मैं आईएएस बना, मेरे हाथ में कोई आया तो मैं सबसे पहले इस वाली प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करूंगा अगर मेरे हाथ में कोई पावर आती है? हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम है क्योंकि वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान से जुड़ा हुआ है, तो उसके प्रति कुछ करना है। और दूसरा एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली जो बिगिनिंग्स के एजुकेशन सिस्टम है, जो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक का एजुकेशन सिस्टम है, वो जितना स्ट्रांग होगा आपकी नेशन उतनी स्ट्रांग होगी। एक आईएएस के ऊपर भी एक पॉलिटिकल लॉबी जो है जी, उसका भी बड़ा शायद कुछ ना कुछ प्रेशर या इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ होता है, खास तौर से जो सरकार में है जी। पॉलिटिकल प्रेशर आईएएस के या जो भी हम सेलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर होना हमें शायद बुरा लग सकता है क्योंकि हम वो अफसर हैं, पर पब्लिक जो आप लोग हैं आपको अच्छा लगना चाहिए। पहली बात, आजकल कई बार ये नेगेटिवली पोर्ट्रे होता है क्योंकि देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से फंक्शन कर रहा है कि आप लोगों ने किसी को इलेक्ट किया, हम लोग सेलेक्टेड हैं, वो लोग इलेक्टेड हैं, तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं अगर वो सही चीज नहीं कर रहे, आपके हिसाब से नहीं चल रहे, पर आप हमें नहीं कर सकते चेंज। तो हम पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? उन लोगों का जिन्हें आपने इलेक्ट किया है। हर चीज में कई, एक बार मैं मतलब बड़े अच्छे, मैंने आईएएस सर से ही बात कर रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो आपके पॉलिटिकल नेता हैं, अगर उसे कोई काम कराना है तो वो हमेशा अच्छे ऑफिसर को ढूंढता है। वो कभी भी चापलूस ऑफिसर हुए या कोई ऐसा हुआ जो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव कोई का, उसको नहीं ढूंढे। एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल का बच्चा क्या आईएएस बनने का सपना देख सकता है? क्या उसके लिए कितना मुश्किल है? इसमें ये बहुत प्रैक्टिकल आंसर मैं आपसे चाहता हूँ सर। जी, मैं आपको इसका जवाब 2 हिस्सों में देना चाहूँगा। पहला आपका जो सवाल है उसका जवाब है हाँ,
वो आईएएस बनने का सपना देख सकता है। उस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, उस टीचर का भी वो सपना होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जाके निकले। उस टीचर को अपनी जॉब ठीक से करनी होगी। उस बच्चे के जो माता पिता हैं, उनका भी ये सपना होना चाहिए कि मैं इस बच्चे को 8वीं के बाद निकाल कर कहीं ठेले पे या कहीं कोई थोड़े से पैसों की वजह से इसका स्कूल नहीं ड्रॉप कराऊंगा। वो उनका भी सपना होना चाहिए। और दूसरा पार्ट मैं मतलब मुझे लगा खुद से मुझे एडअप कर देना चाहिए कि उस सरकारी स्कूल के बच्चे को सिर्फ आईएएस बनने का सपना देखना भी नहीं चाहिए। उस बच्चे का सपना होना चाहिए कि मैं कोई बिजनेसमैन बनूं। उस बच्चे का सपना होना चाहिए मैं कोई स्टार्टअप चालू करूं। उस बच्चे का सपना होना चाहिए कि ये जो गांव है मैं इसमें इलेक्ट हो जाऊं और मैं इनके लिए कुछ करूं। क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, आपने पहले कंडीशन समझे, उस कंडीशन को स्टेबलाइज कर लें। उसके बाद अगर आपका आईएएस का मन करता है प्रिपरेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसे किसी भी नाव में पैर ना रखें जिसमें आपको बिल्कुल ही नुकसान हो। नमस्कार। हर सपना जो आंखों में पलता है उसके पीछे एक कहानी होती है, और ये कहानी संघर्ष, मेहनत और लगन से बुनी जाती है और उम्मीद के सहारे परवान चढ़ती है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि साधारण परिवार में रहकर उन्होंने असाधारण सफलता हासिल की है। हम बात कर रहे हैं अर्पित कुमार जी की, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी में 421वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। और ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए आज ये आदर्श के तौर पर जाने जा रहे हैं। आपने कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इनको जाना होगा, लेकिन हम पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से इनकी कुछ ऐसी बातें, ऐसे किस्से आप तक पहुंचाएंगे जो शायद आपने अभी तक इनके बारे में नहीं जाना, और ज़रूर आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बावरा मन के हमारे खास पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जो जर्नी है ये पूरी कैसे शुरू हुई और क्या क्या मुख्य पड़ाव रहे? जी, जर्नी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है 2 तरीके से शुरू होती है। एक आपके दिमाग में शुरू होती है और एक जो आपका रियल, जो आपने पढ़ाई चालू करी। तो दिमाग में तो जब मैं कोटा था, आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ इट कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया था किसी बात को लेके कि ये सब क्या होता है, इंजीनियरिंग, आईआईटी जी। वो खुद तैयारी कर रहा था। अच्छा, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है? जी, बैकग्राउंड मेरा टेक्निकल रहा है। तो उसने ऐसे ही बोल दिया था कि ये क्या होता है इंजीनियरिंग वगैरह, और इनके ऊपर तो सब क्या आईएएस होते हैं। थोड़ा बच्चे वाला दिमाग भी रहता है, 11th-12th में तो पता नहीं होता। तो तब पहली बार एक थॉट आया था कि हाँ, कभी ग्रेजुएशन करेंगे तो इसकी प्रिपरेशन की जाएगी जी। फिर वो जेईई की प्रिपरेशन में लग गए दोबारा से, तो सब धुंधला हो गया। फिर तो आ गया एनआईटी भोपाल से, मेरी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मतलब जेईई में आईआईटी नहीं मिल पाया कोई, एनआईटी से मेरी बीटेक है जी। तो अब जब हम वहाँ पहुँचे तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक कुछ ऐसा नहीं था कि करनी है प्रिपरेशन या नहीं करनी है। तो अब हुआ ये कि डेस्टिनी की कॉलिंग जो होती है, बिल्कुल, तो सेकंड थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग में मन लगना थोड़ा कम हो गया धीरे धीरे। अच्छा। तो फिर अब दिमाग क्या सोचता है कि अच्छा, अब दिमाग को ये भी है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब पढ़ते तो थे। तो पहला ये आया थॉट कि अच्छा, कि हम तो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम तो यूपीएससी के छात्र हैं। अच्छा, हम तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हम तो यूपीएससी की तैयारी से जो दिमाग है उसमें यूपीएससी बैठ चुका है, वो उसको याद आ गया। अच्छा, तब दिमाग में ये भी रहता होगा कि किसी तरह ये ग्रेजुएशन पूरी हो और आप उस तरफ अपने आप, हाँ, उस तरफ वो करें। तो थर्ड ईयर में थॉट आया, तो थर्ड ईयर के लास्ट में शुरू किया पढ़ना। पढ़े बड़े किताबें, ऐसे ज़्यादा सी किताबें देखी, डर गए, फिर रख दी। तो कुछ नहीं, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ गया। तो थर्ड ईयर खत्म होते होते हमारे कोविड आ गया था। तो कोविड आगे कॉलेज बंद हो गया और मैं, ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है फिर अभी जी, मैं 2021 का पास आउट हूँ। ओके जी। मेरे अटेम्प्ट टोटल रिटन में 4 हैं। पहला अटेम्प्ट मैंने कॉलेज के साथ साथ दे दिया था, उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने 3 सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं जिनमें मैंने पढ़ के दिया है। तो उनमें से पहले में प्री नहीं हुआ था, सीसेट मेरा 1 नंबर से रह गया था, जीएस क्लियर था। दूसरे में मेरा मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ, वैसे तीसरा वैसे दूसरा, और तीसरे में ऐसे इधर। लेकिन ऐसा स्टेप और ऐसा बोला जाता है कि अगर बहुत कम उम्र में आप आईएएस बनते हैं तो आपको सेवाओं के मौके असीमित मिलते हैं, आपको केंद्र तक सेवाओं के मौके मिलते हैं जी। ऐसा लगता है कि बच्चों का सपना आईआईटी के बाद एनआईटी होता है। एनआईटी में अगर आपको एडमिशन मिल गया, उसके बाद भी आपके सपने और बड़े हो गए। नहीं तो बच्चों को एनआईटी नहीं मिल पाता। हम देखते हैं स्टूडेंट्स को, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तैयारी, जब बच्चे जेईई की तैयारी करने लगते हैं, उनका पहला सपना आईआईटी, दूसरा एनआईटी। आपका सपना उससे भी आगे बढ़ गया। नहीं तो जनरली बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, चल एनआईटी मिल गया, अच्छी इंजीनियरिंग करेंगे, इसके बाद बढ़िया जॉब करेंगे, मल्टीनेशनल किसी कंपनी में जाएंगे, विदेश जाएंगे जी। वो अभी किसी एक मूवी छावा में ही था ना कि सपनों का अधिकारी असल अधिकार है। सपनों का अधिकार, सपने देखने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और बात हमें आपके बारे में पता चली कि आपके पापा एसआई जी हैं यूपी में, शायद यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस। तो
उन्होंने जब आपके लिए उम्मीदें वो भी हमेशा रखते होंगे, क्योंकि आप पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे हैं और स्कूलिंग से लेकर, लेकिन आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने सोचा होगा कि आप इंजीनियर बनेंगे, है ना। लेकिन क्या उनको उम्मीद थी आपके शुरुआती पड़ाव में, स्कूलिंग में या फिर कॉलेज में, कि आप आईएएस बन जाएंगे? आपने उम्मीद से बढ़ के, मुझे लगता है कि उनको उभार दिया। जी, मैं आपको एक बड़ा इसमें मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं पापा के बारे में बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। उन्होंने कभी मुझसे कोई उम्मीद रखी ही नहीं। अच्छा। उन्हें मतलब अभी थोड़ा ऐसे हाँ, ये बड़ी मज़ेदार। उन्हें शुरू से, मैं जब से स्कूल में हूँ और अब तक, ना तो उन्होंने मुझसे कभी मेरे मार्क्स पूछे, ना उन्होंने ये पूछा। जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में, कोई पूछता था क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है बच्चा, ये ठीक कर रहा है कि बदतमीज तो नहीं है कि नहीं, कि बस ठीक है। तो अभी तक। अच्छा, आप सिंगल चाइल्ड हैं? जी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। हाँ, ना भाई है ना बहन है, मतलब सिंगल चाइल्ड हूँ। तो यही था हमेशा से। उन्होंने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मेरी मदर जबकि काफी इन्वेस्टेड रही हमेशा से कि नहीं नहीं ये कर लो वो कर लो, बट मैं, फादर इज अ वेरी सिंपल मैन, तो उन्होंने कभी भी इतना वो नहीं कि तुम्हें जो, मैंने कहा, मैं पापा जॉब नहीं करनी। जॉब लग गई थी कॉलेज के बाद फाइनल ईयर में। जी जी जी। मैं कहा पापा, एक दिन मैंने जॉब ज्वाइन करी, तो वो भी बड़ा अजीब ही किस्सा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे टाई वाई पहन के बैठनी है ऑनलाइन। तो मेरे को अचानक से ऐसा हो गया, कह रहे थे कैसे ऑनलाइन, मतलब ऐसे तो जा सकते हैं पर ऑनलाइन बड़ा अजीब सा लगता है, और कोई दोस्त नहीं पहन रहा था। तो अच्छा, लॉकडाउन के? हाँ, लॉकडाउन के टाइम ही, उस टाइम पे मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला। जी जी जी। तो मैं पापा नहीं करनी, नहीं हो पाएगी। तो बोला हाँ नहीं करनी कोई बात नहीं, अच्छा, करो तैयारी करो। बहुत इजी लिया उन्होंने। हाँ, हमेशा मतलब एक आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि अहम हिस्सा इस बात का भी है कि आप, उम्मीदों का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं रखा गया। नहीं था, बिल्कुल है नहीं ना। था। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, है ना। जी, किसी दो भी तरह के बच्चे होते हैं। एक तो जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, वो गलत रास्ता भी ले लेते हैं। एक बच्चे ऐसे हैं आपके जैसे, जिन्होंने उसको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दिया, हमेशा अपने आप को एक सही डायरेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। शायद मुझे मतलब ये लगता है कि उन्हें हमेशा से था कि मतलब मैं थोड़ा कॉशियस रहता था चीजों को लेके, अपनी चीजों को लेके भरोसा भी था कि ये कर लेंगे। मैं खुद से ही चीजें मतलब बहुत ज्यादा गलत कभी करी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी इस वजह से उन्हें कभी वो नहीं लगा। अच्छा, हम कहीं ना कहीं आज आपकी सफलता देखते हैं जरूर, लेकिन शुरुआती पड़ाव जो जिंदगी का शुरू होता है, वो भी स्कूलिंग की बात हम कर रहे हैं। एक आईएएस के लिए उसकी स्कूलिंग का कितना बड़ा महत्व होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से अच्छे स्कूल में था। आईसीएसई बोर्ड था जहाँ तक मैंने अपनी 10th की जी। और काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरी फाउंडेशनल लर्निंग स्ट्रॉन्ग रही, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट था और टीचर्स हमारे बहुत कोऑपरेटिव थे। तो फ़र्क तो पड़ता है, अगर आपके फाउंडेशन जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर है तो अच्छा फ़ायदा रहता है। बट मैं इसमें एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि इन केस अगर आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, क्योंकि सबके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो थोड़े डिफरेंट रहे हैं, अलग रहे हैं, तो भी आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं अगर आप काफ़ी मेहनत करें तो। बिल्कुल, मतलब ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट ओनली यूपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। अभी आपने देखा, एक मेरे एक मामा का कॉल आ रहा था, आपने देखा भी होगा। जी जी जी। उनकी फाउंडेशनल जो थी वो बहुत ही मतलब वीक रही, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, लेकिन उस इंसान ने अभी पिछले 2-3 सालों में पढ़ पढ़ के उत्तराखंड के 2 से 3 एग्जाम निकाल लिए, मतलब नॉट ऑफ अ हायर लेवल, लेकिन ही हैज क्लियर्ड देम। बिल्कुल। तो ये दिखाता है, मतलब मैं उनसे बड़ा मोटिवेशन लेता हूँ। उनका आरटीओ पुलिस में हो गया है। जी जी। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि यार कोई इंसान अगर रेगुलर मेहनत करता रहे तो अपनी जो फाउंडेशनल कमियां भी हैं वो भी दूर की जा सकती है। मतलब उनका बहाना नहीं बना सकते। और ना मेहनत की कोई एज है, कोई एज नहीं। अगर जब ठान ले करना चाहे कर सकते हैं। वो तो बहुत कम एज के, मुझसे छोटे हैं, मतलब मामा छोटे। जी जी, ये तो 23 या 24 के होंगे, काफी छोटे हैं। अच्छा, एक पेरेंट्स की दृष्टि से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, बच्चों को ज्यादातर जो सीरियसनेस पेरेंट्स दिखाते हैं 10th और 12th जी, कि ये बोर्ड आ गया जी, और उसकी परसेंटेज को बहुत मायने पेरेंट्स देते हैं कि 10th में इतना परसेंट आना चाहिए, उतना। क्या इसका सच में कोई आगे करियर पे फर्क पड़ता है कि आपकी 10th और 12th की परसेंटेज बहुत हाई होनी चाहिए? जी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा वैसे देखता हूँ। 10th और 12th के मार्क्स जो होते हैं ना, वो आपका थोड़ा सा, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं और थोड़ा सा आपका करियर डिफाइनिंग होते हैं। कि आप 10th के मार्क्स देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि यार मैं मैथ्स में अच्छा कर रहा हूँ, मैं बायो में अच्छा कर रहा हूँ, या मैं मतलब जो भी हमारे बाकी हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप MBA साइड जाना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जाम जैसे कैट है, उसमें 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स की एक सर्टेन रहता है अमाउंट, है ना। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा जो चैनल है, इसको जो स्टूडेंट्स अगर यंगस्टर्स देखें तो उन्हें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हम जानबूझकर हम ये चाहते हैं कि आप जो जानकारी शेयर करना चाहे वो करें। जी, तो जैसे कैट का एग्जाम है, उसमें 10th और 12th के मार्क्स जुड़ते हैं, तो उन चीज़ों में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
ओके पर कुछ एग्जाम है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उनमें ऐसा कोई रोल नहीं है। जैसे यूपीएससी में आप जस्ट पास हैं अगर दोनों में तो ये है। पर इसमें भी आपको ये बात कहूंगा कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं जो लास्ट स्टेज है उसमें फर्क पड़ता है। ओके अगर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब आप अगर मेरे बारे में जानना चाहेंगे एज अ स्टूडेंट तो आपके पास कुछ मार्कशीट्स ही हैं। मतलब वो काफी फेमस कोट है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर बट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट डू डिसाइड योर फ्यूचर। आपका कितना परसेंट था 10th और 12th? मेरा 10th में था 88.8, आईसीएसई बोर्ड था तो उसमें काफी मतलब कम tough होता है, थोड़ा टफ देते हैं। और 12th में मेरा कम ही था शायद 84.6 और समथिंग, क्योंकि मैं जेईई की तैयारी कर रहा था साथ में। हम बता रहे हैं सर 84 हम हमारे लिए तो बहुत पार से मार्क्स होते हैं। हाँ 85 मतलब नहीं, 85 डिसेंट, अच्छा नहीं कहूँगा डिसेंट। हाँ बिल्कुल। खैर आपने जो आप बीटेक कर रहे थे मेरे ख्याल से एनआईटी से भोपाल से जी। उसके बाद आप जब आप कोचिंग के लिए जाहिर तौर पर आपने सोचा होगा तो आपने किस जगह आप गए कोचिंग के लिए? जी मैं अपने फाइनल ईयर में जो मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड ईयर खत्म होते होते वहीं पे भोपाल में एक कोचिंग थी, ओके वहाँ गया 2 महीने में गया, वो कोविड आ गया। अब जैसे ही वो शिफ्ट हुआ, एक्चुअली अभी तो क्या है ऑनलाइन काफी सेटअप क्रिएट हो गया है, उस समय वो उस समय कुछ हो नहीं पाया तो मैं 2 महीने के बाद वहाँ कुछ जा नहीं पाया, हम घर आ गए सब वहाँ से उठ के, तो मतलब मैं कोचिंग नहीं हो पाई। उसके बाद वो पूरा सेल्फ स्टडी पे ही फोकस्ड रहा। उन्होंने मतलब जो चीजें प्रोवाइड की उससे पढ़े, नो डाउट, क्लासेस वगैरह नहीं हो पाई उतनी। और फिर आप प्री के बाद फिर आपने मेंस के लिए मेरे ख्याल से आपने वो जी कोचिंग जो कॉलेज के बाद मैंने दिया अटेम्प्ट, एक कॉलेज से 2022 वाला अटेम्प्ट था, उसमें मेरा प्री में मतलब एक्चुअली 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस होता है एक सीसेट होता है। तो जीएस में मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे, ओके मतलब 20 मार्क्स थे कट ऑफ से ज्यादा। अच्छा सब्जेक्ट का चुनाव आपने क्या किया था? प्री में कोई सब्जेक्ट का चुनाव नहीं होता है। मेंस की बात। मेंस में एक हमें ऑप्शनल चूज करना होता है, मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। अच्छा पीएसआईआर। जब तो कि ये आप तो एक technical हाँ student हाँ ये तो बिल्कुल और डिफरेंट आपने जो उसके लिए मेंस में सब्जेक्ट चुना वो बिल्कुल अलग था। जी, जी। तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करनी जी पड़ी। बिल्कुल जीरो से, मतलब कुछ भी नहीं आता था। उसका कारण था एक्चुअली कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था वो एज अ ऑप्शनल अवेलेबल नहीं था यूपीएससी में। इलेक्ट्रिकल था पर वो भी मैंने आपको वजह से बताया, बहुत खतरनाक स्टूडेंट नहीं थे हम, इंजीनियरिंग नॉर्मली आता था, तो सोचा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लें जो थोड़ा सा तैयारी में इधर जीएस में भी मदद करे और साथ साथ ऑप्शनल भी चले और मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाए, तो पीएसआईआर मैंने चुना। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन से आपने एक खबर सुनी आपके सामने आई आप आईएएस बनने हैं जी, आपको आपका जो व्यवहार है वो जिम्मेदाराना हुआ है उस दिन से? क्योंकि कुछ बदलाव साइकोलॉजिकल आते हैं जी, है ना, और हम स्कूल कॉलेज में होता है, कॉलेज लाइफ हम रिलेट करेंगे बहुत, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग हैं आज बड़े अधिकारी भी हैं वो भी हमारे जैसे माहौल में रहते थे, हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से रहते थे जी। और अधिकारी बनने के बाद एक उस रैंक उस ओहदे पर पहुंचने के बाद या उस माहौल में रहकर वो इतने जिम्मेदार हो जाते हैं, तो आपके वो महसूस होने लग गई अब जिम्मेदारियाँ, नज़रिया वो? सर ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? पर्सनैलिटी में चेंज, द नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। मैं इसके बारे में सोच रहा था 1-2 दिन पहले। जैसे क्या होता है ना, जैसे अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने जी। तो अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, ये बहुत ही इनफॉर्मल वे ऑफ सिटिंग है। अभी यहाँ कोई ऐसा इंसान आगे बैठ जाए जो है मतलब जो इस तरीके से मुझे देखने आया है कि भाई ये लड़का सेलेक्ट हो गया है, तो देखते हैं एवरीबडी जज है ना, नॉर्मल है वो चीज़ बहुत, तो मुझे उसके सामने ऐसे बैठना पड़ेगा। अब ये बहुत मतलब घर में भी कोई आएगा तो देयर इज अ वे कि आप जैसे बिहेव करते हो, तो वो है। और देखिए गलत भी नहीं है, अगर आपको वो जो भी कोई मुझसे मिलने आ रहा है, मतलब भगवान की कृपा से मेरी फॉर्चुनेट की लोगों को इतना है कि आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो मुझे आ रहे हैं इसलिए मिलने कि भाई ये कुछ बने हैं, तो मुझे उस तरीके से व्यवहार करना ये मेरी जिम्मेदारी ही बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बोझ नहीं है, वो जिम्मेदारी है जो बिल्कुल, उठानी बिल्कुल, चाहिए मुझे। बिल्कुल, हम तो भी हाँ थोड़ा चेंज आया है साइकोलॉजिकली, कि मतलब बात करने में कुछ ऐसी मजाक में पहले कुछ भी कह देते थे, क्योंकि हम सब अंदर से तो लड़के ही हैं। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक रिजल्ट आया और तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रांसफर। स्टूडेंट्स का जैसे आप रुड़की में भी रहते हैं, पढ़ते टाइम या जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ खास एक अड्डे कहूंगा, अड्डे भी होते हैं। जी, बिल्कुल। तो अभी भी जब आपका सिलेक्शन हो गया उन अड्डों पे आना जाना बना हुआ है कि नहीं? मेरा रुड़की में तो मतलब उतना नहीं रहा है, मतलब मैं जब 2-3 महीने यहाँ रहता था फिर दिल्ली चला जाता था, ऑन ऑफ रहा है। पर कुछ चीजें जैसे हम मोमोज खाने जाते थे हम लाइब्रेरी से, तो वहाँ भी चला जाता हूँ मैं। अब चले जाता हूँ तो बहुत लोग मिल जाते हैं, तो थोड़ा वैसा हो जाता है, पर आई स्टिल गो देयर। अब लोग आपको अलग निगाह से देखते होंगे जब आप जाते हो। हाँ वही, उनके अलग सवाल होते होंगे, अलग तरह से आपसे हो सकता है गाइडेंस लेना चाहते हैं। जी। एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी के साथ मुझे खुद भी ये लगता है, मतलब एक प्रॉपर जो आईएएस वाली जो एक पर्सनैलिटी होती है
मतलब एक डिसेंट पर्सनैलिटी, मैं वैसा सा थोड़ा फिट नहीं होता हूँ उसमें। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा एकदम पढ़ाकू चश्मा लगा के कोई आएगा, बिल्कुल, वैसा लगता वो है। हम भी एक आध जैसे साल लगेगा ज्वाइनिंग के बाद वो बिल्कुल वो पूरे transformation स्ट्रक्चर, हो ही जाएगा। हाँ स्ट्रक्चर ढलने में पूरा। अभी जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे उसके बाद जब ज्वाइनिंग होगी तब भी एक ड्रास्टिक चेंज आप में आएगा। जैसे मुझे अपने से ज्यादा आप लग रहे हो ऑफिसर लाइफ में। जो इन दिनों का जो माइंडसेट आपका है, मेरी उत्सुकता है उस बारे में जानने की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे पता है कि आपने पिछले कितने समय से आप निरंतर मेहनत करते आए अपने मकसद के लिए, और उसमें आप सफल हुए। उसके बाद का रिलैक्सेशन, ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुकून जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जो वक्त आज आप जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो ट्रेनिंग के बाद आप और ज़्यादा व्यस्ततम हो जाएंगे। और आप जब आप अपनी सर्विसेज में होंगे तब आपके पास शायद उतना भी समय नहीं होगा जितना आपकी जब आप तैयारी कर रहे थे तब था। जी। ये जो इस वक्त का जो दौर है, जो ये वक्त आप जी रहे हैं, ये कितना आपको सुकून देता है? वो जो लम्हा था आपका जब आपने रिजल्ट आपका आया, पहली इमेज दिमाग में क्या आपके आई? दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। पहला थॉट यही था। मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैन से बिल्कुल। पर मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, पहला थॉट यही था कि आ गई। मैंने मम्मी की तरफ देखा, मम्मी किसी को फोन मिला रही थी। अच्छा, जब आपकी माता आपके साथ? मदर साथ थी मेरी, हम घर के मंदिर में बैठे थे। अच्छा, मंदिर में आप? जी जी जी, मतलब छोटा सा घर में जो मंदिर रहता है उसी के सामने बैठे थे। भगवान का मैं मतलब बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। बिल्कुल। सॉरी, आई एम ट्रैकिंग ऑफ फ्रॉम योर क्वेश्चन। नहीं माना। तो उसमें मम्मी को मैंने देखा फोन मिला रही है सबको। मैंने अपना फोन देखा, उस पर फोन आ रहा है। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि हो गया हूँ, पास तो हो गया हूँ। जब इतना सब कुछ हो रहा है, 2 बार पीडीएफ खुद से चेक करी। मेरी मतलब फ्रेंड ने बताया मुझे, तो मैं फिर जाके पीडीएफ खुद से देखी। उसके बाद मैंने कहा मम्मी को पहली बात बोले, मैं एक दिन तक सोऊंगा जब ये पूरा सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, मुझे रोकना मत। क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सोते टाइम जब मैं मतलब जिस दिन मैं सोने जा रहा था तो बहुत खुशी थी। जो आप बोल रहे हैं ना, एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि आप किसी चीज में लगे हुए थे, 3 साल 4 साल हो गए हैं, और बड़ा ही मतलब डिप्रेसिंग सा होता है। देखिए, मैं उससे पहले आप 2 असफलताएं देख चुके थे। जी, हर तरीके, बिल्कुल नजदीक जाके आपका रह गया था सेकंड टाइम। जी जी जी। तो उसके बाद ये पल शायद और बड़ा हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। मतलब जो आप लास्ट ईयर सपना देख रहे थे, जो अपने मन में एक रील रिवाइंड करते रहते, बिल्कुल बिल्कुल, वो लग रहा था कि अब सच हो रही है। हाँ। तो मुझे 2 दिन सिंक इन होने में लग गया। तो मतलब बहुत ही, ये मैं आपको सारी स्टूडेंट्स को जो भी मतलब कोई देख रहे होंगे उनको ये बताना चाहूंगा कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आपका हो जाएगा। आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन नहीं लगेगा कि आपका हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका होगा आपको लगेगा कि मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, इस वजह से हो गया। वो मतलब एक और इंटरव्यू में मैंने ये बात बोली कि एक चमत्कार जैसा होता है। उसमें मतलब आपने जितनी भी चीजें सही की होती हैं अपनी लाइफ में, प्रिपरेशन से रिलेटेड, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, वो सब एक साथ आके आपको समा आउटकम दे जाती है। बिल्कुल। तो मुझे मतलब बहुत ही ये इस चीज का है कि मैं मानता हूँ कि यूनिवर्स वर्क्स इन दैट वे, कि आप जो सही चीजें करते हैं उनका आपको फल मिलता है, और जो बुरे करते हैं उनका आपकी जर्नी से सभी दर्शकों को, खासतौर से यंगस्टर्स को ये भी सीखना चाहिए कि हार नहीं माननी है। क्योंकि आप एक इंजीनियर थे, आपकी जॉब भी लग गई थी, आप 1-2 असफलताओं के बाद आप चाहते तो दोबारा से जाके जॉब ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने सोचा नहीं, एक आखिरी अटेम्प्ट शायद और करना है, इस बार और करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको लगा कि शायद नहीं भी हो तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपने उतने तैयारी से दिया ही नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे इसलिए काउंट ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता था मैं फेल ही होने वाला हूं। बिल्कुल। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट, और फिर आप उसके बाद जो अटेम्प्ट के लिए आप गए, और जब वो चीज़ आप वो सपने टूट गया, हताशा बहुत गहरी होती है तब, क्योंकि आप लगातार इतने घंटे आप दिन भर मेहनत करते हैं और इतनी ज़्यादा परिश्रम इंसान करता है अपनी उसके लिए, और जितना एक स्ट्रक्चर बना के रखता है अपने मन में, जब वो टूटता है तो बहुत हताश मन में रहती है। देखिए, जब जिस अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, इससे पिछले वाले अटेम्प्ट में और फाइनल रिजल्ट में नहीं आया, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो आप इमोशनल लेवल पे आप इतना बैगेज कैरी कर रहे होते हो कि आपको समझ में आता है कि यार मतलब तुमने जो सब कुछ मन में बना लिया था, एक घर, वो टूट गया है, अब आपको शुरू से उसको बनाना स्टार्ट करना है। तो इमोशनल लेवल पे तो ये बैगेज है ही सही। दूसरा, एनालिटिकल लेवल पे एक बैगेज है कि आपने सोचा था कि आप करके आए हो, आपकी इंटरव्यू की कॉल आ गई है, मार्क्स बाद में पता चलते हैं, मतलब रिजल्ट फाइनल के हमें, तो आपके मेंस में मार्क्स थोड़े कम थे और इंटरव्यू में भी थोड़े कम रह गए। तो आपको एग्जैक्टली कहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, कहाँ पे जहाँ पे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो और आपको ओवरऑल आउटकम आएगा। तो मैंने सोचा कि देखो, इमोशनल बैगेज वाला आप कितना ही मैं कैरी करूं, 10 दिन के बाद पढ़ने तो बैठना ही सही है, क्योंकि अगला प्री आ जाता है। मतलब हमारा इतना एक रिजल्ट आता है, अगले क्वेश्चन का, अगले वाले जो साल होता है उसका प्री आ जाता है। मैं अब रोने से कुछ होगा नहीं। अब
आ चुका है और मतलब आई वॉज 26 एट दैट टाइम। तो खुद को मैंने समझाया कि देखो 2-3 एग्जाम और है, अब तुम्हारी एज भी इतनी हो गई है कि अभी थोड़ा अब कमाना ज़रूरी है। कि अब तब तक मैं यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम दे भी नहीं रहा था। मतलब मेरा ये था कि 2 अटेम्प्ट मैं ऐसे दूंगा जिसमें फुल फोकस दूंगा, 3rd अटेम्प्ट से मैं शिफ्ट करूंगा बाकी चीज़ों पे अगर ज़रूरत पड़ी तो। मैं कहा और एग्जाम देते हैं साथ साथ में, क्योंकि जो प्लान बी वाली बात होती है वो यही था कि और एग्जाम देते हैं और रोना धोना बिना किए पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि 2600 से 2700 बच्चों ने पेपर दिया था। तुम्हें पता था कि 900 950 बच्चे पास होंगे, 1650 से 1700 बच्चे पास नहीं होंगे, उसमें तुम हो इस बार। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भी हो सकता है। मतलब इस बार भी फॉर्चुनेट है कि पास हो गए हैं। अच्छा, ऑप्शनल आपने किस एग्जाम जो बाकी आपने दिए थे? प्री से जब मेंस में आप चले गए जी, तो 2700-2800 बच्चे ही रह जाते हैं उसमें टेस्ट देने मेंस के बाद इंटरव्यू, मेंस तक तो बहुत रहते हैं। मेंस तक रहते हैं 12-13 हज़ार बच्चे। ओके, मेंस तक 12-13 हज़ार पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू के लिए बस 2,500 से 3,000 के जी हाँ, 2700-2800 के आसपास नंबर रहता है। क्वालिटी, हाँ वो क्वालिटी वहाँ तक पहुँचती है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप जब तैयारी कर रहे थे, आपने जाहिर तौर पर आपने जब यूपीएससी का ये वाला जो आपका अटेम्प्ट था, इसके साथ साथ आपने और कौन से एग्जाम दिए थे जो आप ऑप्शनल साथ लेकर चल रहे थे? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें मैं वही है कि मैंने ये डिसाइड किया कि जिन भी एग्जाम्स का जो नेचर है वो यूपीएससी से थोड़ा मैच करता है, मैं वो वाले एग्जाम्स देके देखता हूँ, एक अच्छी जॉब ले लेता हूँ, घर वालों से थोड़ा फ्री हो जाएगा मेंटल प्रेशर, मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू। ये बहुत महत्वपूर्ण, एंड गोल यही था जी। तो मैंने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्जाम होता है, ACIO करके, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो दिया, उसका प्री दिया था मैंने, और बिना पढ़े दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, उस बीच में उसका प्री पढ़ा था जी। तो उसका प्री हो गया समहाउ बाय, मतलब भगवान वो है ना कि एक चीज लेते हैं तो दूसरी दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिंदा रहना। हाँ जी कोई मतलब एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी। अच्छा, ये आप यूपीएससी के रिजल्ट से पहले उसका पहले ही जी, उसका फरवरी में हुआ था और मेरा इंटरव्यू हुआ था एक तरह से, मतलब एक आंशिक बर्डन जो था वो रिलीज हो चुका था। उसका प्री हो गया है सर। ये आपने जो प्लान बी काम करने लगा जी, वो अपने आप वर्क कर रहा था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। और आप बहुत ज्यादा फिर कॉन्फिडेंट भी होंगे। और वो मतलब ऐसा, वो इंस्पेक्टर की रैंक होती है आईबी में। तो मैंने सोचा कि देखो पापा तुम्हारे ऐसा ही है, तुम इंस्पेक्टर से खुद को समझा कि तुम इंस्पेक्टर से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझा सकते हैं, खुद को काम रखने वाली बात है। उसके बाद मैंने फिर एक असिस्टेंट कमांडेंट करके जॉब होती है, मतलब CAPF जो हमारे आर्म फोर्सेस है, BSF वगैरह, इनमें इट इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन, जैसे आर्मी में कैप्टन होता है ऐसा, उसका पेपर दिया। तो ये 2 पेपर मैंने कहा कि ये उसमें रखते हैं। फिर मैंने UPPCS भी दिया, तो उसका भी प्री हो गया, उसका मेंस अभी ये सब आने वाला है एकदम लाइन में। इसके मेंस यूपी का PCS का मेंस अभी है जून में, जो असिस्टेंट कमांडेंट वाला उसका इंटरव्यू अगले महीने है। आईबी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, दिसंबर में हो गया था, तो मैं उस टाइम पे बन गया था उसमें। और सब लाइन में सब जी, वो सब होते चले गए। तो फिर दोबारा प्री दिया तो प्री भी हो गया। तो अब थोड़ा ये हो गया था कि मतलब चलिए अब फिर से मेंस देते हैं। तो वो जो निराशा वाला फेज है ना, आपके आंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ इसमें, सॉरी मेरा आंसर थोड़ा लंबा नहीं, बिल्कुल। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप खुद को बिजी रखें। जो आपको डिप्रेशन या कोई भी ऐसी फीलिंग है वो आपके अंदर अगर क्रिपलिंग हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम ह्यूमन है, देखिए अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो दुख होगा, है ना। आप भी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आप जैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसा नहीं आएगा, दुख होगा। लेकिन उस समय पे ये बहुत जरूरी है कि आप चीजें करते रहें, दुख अपने आप चला जाता है, जैसे आता है वैसे ही वो चला भी जाता है, जब बाकी चीजें उसे रिप्लेस कर लेती है। तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो यही मतलब मेरा ये है कि खुद को बिजी रखा और चीजों में। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने जो ये आपका जो अटेम्प्ट था, इसके साथ आपकी प्लानिंग कितनी शानदार थी अपने आप को संभालने की, और हर तरीके के परिणाम को झेलने के लिए आप तैयार थे जी। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना जरूरी है। और उसके लिए आपके प्लान बहुत क्लियर थे कि आपने आईबी आपका वो हो चुका था प्री, और UPPCS आपका हो चुका था। तो ये इतने सारी चीजें आपके साथ आप सिमिलरली लेके चल रहे थे। तो आप बहुत अच्छा था ये आपके जीवन में कि आप किसी भी रिजल्ट को झेलने के लिए तैयार थे। हर्षित, मैं एक बात आपको और भी बताता हूँ, मतलब फायदा क्या होता है उस चीज का, जो है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं प्लान बी की जरूरत नहीं है। मतलब मैं जितने भी भाई बहन मेरे छोटे हैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं इंटरव्यू की चेयर पे बाहर बैठा था, मुझे अभी तक याद है, मैं खुद को यही कह रहा था कि क्या ही होगा, फेल ही तो कर देंगे, जाके आईबी में जॉब कर लेंगे। लग गई थी शायद इस बात ने आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंटरव्यू में हमेशा बढ़ा कर रखा। जो एक बोझ होता है दिमाग पे वो कम कर दिया। मतलब मेरे लास्ट टाइम इंटरव्यू में 155 मार्क्स आए थे, बहुत कम, मतलब एक बिलो एवरेज नहीं कहूंगा, जैसे आप मान लीजिए 100 में 75% आ गई, ऐसा टाइप के मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के हिसाब से, मतलब बच्चों को थोड़ा सा वो देने के लिए, क्योंकि पता नहीं होता। इस बार मेरे 192 आए हैं,
तो ये है लगभग आप मान लीजिए 90%। 90%। तो एक शॉर्ट अप मतलब जो हुआ है रैंक में, पास में फिर भी हो जाता, रैंक आती 700-800, इंटरव्यू के मार्क्स ने मुझे मतलब थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल रैंक तक पहुंचा दिया है। किस तरह अपने आप को आपने तैयार किया, ये बहुत स्मार्टली आपने आपको तैयार किया आपने, और मैं कहता हूँ कि बहुत लाभ, इस बात का बहुत लाभ मिलेगा लोगों को, है ना। देखिए, तो एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है दुनिया में जो सबसे भारी चीज़ है वो है अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ। हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने ऊपर इतना डाल लेते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है कई बार, जो आप बोल रहे हैं आपके फ्रेंड के साथ भी हुआ। क्योंकि देखिए, भले से मैं बन गया हूँ, लेकिन मुझे स्टिल लगता है, आज भी लगता है कि अगर मैं नहीं भी बना होता तो मेरी जीवन में खुशी का कोई दायरा कम नहीं हुआ होता। खुश रहना एक हैबिट है, खुश रहना एक लाइफस्टाइल है। हाँ, एक चॉइस है कि आप खुश रहना चाहते हो कि आप नहीं खुश रहना चाहते हो। मेरा एक फ्रेंड है, चलिए मैं आपको इसके एक बड़ा अच्छा किस्सा बता देता हूँ, मुझे अभी याद भी आ रहा है वो, इस बारे में सोच भी रहा था एक दिन पहले। मैं बताया आपको, मैं बहुत बीमार था, तो मैं एम्स में जाता था, मतलब जाना पड़ता था मुझे। मेरा थोड़ा ईयर का कोई प्रॉब्लम हो गया था उसमें, तो मुझे मतलब वर्टिगो था, चक्कर आते थे उस टाइम पे, तो बहुत परेशान रहता था। 7-8-9 महीने का वो फेस था काफ़ी। तो मैं एक बार बैठा था नीचे ऐसे वेटिंग हॉल में, तो मेरे साइड में एक छोटा सा ही बच्चा बैठा था, काफ़ी छोटा था, 5 या 6 मे बी, मुझसे बड़ा नहीं था। तो ऐसे मुझसे बात करने लगा, खाली बैठे होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम रहता है, तो मैं उससे बात की। तो मैंने उससे पूछा कि उसने मुझसे पूछा कि भैया क्या हुआ। मैं ऐसा थोड़ा बैठा, रोने टाइप का मन हो रहा था, तो कहता क्या हुआ। मैं कहा अरे कुछ नहीं यार, ऐसा ऐसा, मैं कहा दिक्कत है थोड़ी सी, और मैं कहा बड़ी समस्या चल रही है, ऐसा चल रहा है। कोई ऐसा आदमी आपको मिल जाए जो आपको जज नहीं करेगा, तो आप अपनी समस्या बड़ा अच्छा बता पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहा बच्चा है, क्या ही है, सोचेगा उस टाइम पे, हम भी छोटे ही थे। तो उसने कहा अरे भैया कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें बड़ा बताया कुछ नहीं है, तुम बताओ तुम क्यों बैठे हैं। मुझे लगा अपने मम्मी पापा के साथ किसी कोई दिक्कत होगी, आया होगा। कहता अरे भैया मेरे को ना बचपन से दिल में छेद है, अच्छा, और मुझे आना पड़ता है यहाँ हर 3 महीने बाद, तो मुझे तो आदत सी हो गई है। तो मुझे मतलब ऐसा झटका सा लग गया अचानक से। तो मैंने उस मोमेंट पे सोचा था मतलब, और आज मतलब ऐसा वो हो रहा है कि मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ, अचानक से मुझे याद भी अचानक से ही बात है। मैंने उस मोमेंट पे सोचा था कि यार कुछ भी हो जाए, जब तक आपके दोनों हाथ पैर सही, आप सही चल फिर रहे हैं, घर में खाने को शेल्टर है तुम्हारे सिर पे, तुम खा पा रहे हो, तब तक कंप्लेन तो नहीं करनी है जीवन को लेकर। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप जैसा बोलेंगे वैसा रहेगा। तो ये चीज़ मतलब आप मन में मान के चलिए, एग्जाम निकल रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, आप सही में सबसे बहुत ऊपर है, और सबका जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर बहुत अच्छा नहीं होता है तो जो हो रहा है उसे बहुत अच्छा मान लीजिए। हाँ, वो अंत नहीं है जी, वो अंत नहीं है, वो बेस्ट है। आप पिक्चर अभी बाकी है, KGF वो पिक्चर अभी बाकी है, जो ये हमारा ये है KFC, इसका फाउंडर 50s में शुरू कर रहा है, इतनी बड़ी चेन बना दी उसने। तो आप कहाँ अभी 24-25 की उम्र में हार मान रहे हैं दुनिया से। पेरेंट्स भी कई बार बहुत ज्यादा बच्चों से आस लगा लेते हैं, उन पे एक वजन आ जाता है, अपनी इच्छाओं का बर्डन डाल देते हैं कि अभी वो ये नहीं सोचते कि यार बच्चा अभी ये 20 से 25 साल के बीच का बच्चा है जी, अभी बहुत लाइफ पड़ी है जी, तो इसको करने दो, खुल के जो ये करना चाहे इसको करने दो। जी, इसमें एक बात ये है कि मैंने मतलब यहीं अपने आसपास भी देखी है चीज़ कि पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है एक, मतलब मैं हाथ जोड़ के क्षमा कर मांगता हूँ किसी पेरेंट्स से, अगर कोई पेरेंट्स इस बात को सुने, आप सुनने का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपने बच्चे से पहली बात तो उसके मेहनत का विवरण कभी नहीं मांग रहे, आप उसके रिजल्ट का विवरण मांग रहे हैं। ये कितनी गलत बात है आपकी तरफ से कि आप कह रहे हैं कि तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे नीट में सिलेक्शन हुआ या नहीं। आप ये नहीं कह रहे कि तुमने साल भर 8 या 9 घंटे पढ़ाई करी या नहीं, तुम कितने ईमानदार थे। आप इसका विवरण नहीं मांग रहे, आप रिजल्ट मांग रहे हैं बच्चे से, वो रिजल्ट जो उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। ये कितनी मतलब अपने आप में, अगर वही बच्चा पलट के आपसे मांगने लगे कोई ऐसी चीज जो आपके हाथ में नहीं, तो आप कह देंगे कि मेरे हाथ में ही नहीं है। तो आप बच्चे को कैसे इतना उस पर प्रेशराइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये देखिए कि बच्चे को जो चीज़ करनी चाहिए वो डिसिप्लिन से, ईमानदारी से वो चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप डांटिए उसे, आप उसके पेरेंट्स से, आपको पूरा हक है। लेकिन अगर बच्चा अपनी तरफ से ईमानदार है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेगा। बहुत बड़ा जीवन है, कुछ और ट्राई करेगा। बिल्कुल कि मेंस के बाद एक IAS चुनती है UPSC और अधिकारी चुनती है अपर लेवल, क्या गुण तराशती है वो इंटरव्यू में? जी, इंटरव्यू में देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे खुद 155 मार्क्स लास्ट टाइम आए थे, राइट जी, और मेरे इस बार 192 आए हैं। मतलब आई एम ट्राइंग टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन।
मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे लगा था पिछली बार मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था अच्छा और इस बार मेरा इंटरव्यू खराब हुआ। इस इंटरव्यू में बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। मैं जैसे ही घुसा तो ठंड हो रही थी, 16 जनवरी का मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे हाथ काँप रहे थे ठंड के कारण। तो मैं गर्म पानी वानी पी के एकदम थोड़ा कि चलो चलो चलते हैं, तो जैसे अंदर घुसा 5 लोगों को देखा, मेरी हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं कहता हूँ गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, ये पहली mistake आपको अपनी तरफ से ये लास्ट टाइम जो पिछले बार का नहीं, अच्छा, इस बार का ओके। इस बार लास्ट टाइम एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब परफेक्ट था लास्ट टाइम। तो मैं घुसा और मैं मन में जैसे ही कहा मुंह से निकला, मुझे सुनाई दिया अपने कानों में, मैं कहा गए जी। अब मुझे लगा था कि नहीं बच जाए, शायद कि बच जाए। उन्होंने टोक भी दिया कि वैसे तो गुड मॉर्निंग हो रही है पर आप सीट लीजिए, वो समझ गए थोड़ा जी ऐसे करके। तो उन्होंने तो मतलब ये वाली बात थी कि इतनी हवा खराब हो जाती है ना उस समय पे, वो जितना प्रेशर रहता है। अच्छा, माहौल क्या रहता है अंदर का जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर एंटर करते हैं? जी बड़ा मतलब ऐसा रहता है जैसे आप जस्ट रूम के बाहर एक चेयर होती है, तो बेल बजती है, तो आप उठ के अंदर जाते हैं, तो 5 लोग सामने बैठे होते हैं। एक मेन चेयरपर्सन होते हैं, जो रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन होते हैं, बीच में बैठे होते हैं। उनके साइड में 2 लोग इधर और 3 लोग इधर, मतलब बाकी रूम वाइज सेटिंग होती है, लेकिन मोस्टली सेटिंग यही रहती है और आपकी चेयर इधर रहती है। तो वैसे 5 लोगों को सामने से फेस कर रहे होते हो, तो बड़ा मतलब कई बार डरावना सा हो जाता है कि क्या होता है, मैं बोलते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सबको देखना है आंसर करते टाइम। हाँ। तो जैसे मैं अभी आप देख रहे होंगे, मैं उधर भी देख ले रहा हूँ, वो वाली चीज की मतलब आप आंसर कर रहे हो तो आपको सबसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। तो बड़ा डिफिकल्ट सी चीज है अपने आप वो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है और अंदर की जो उथल पुथल है उसको भी शांत रखना है जी। आपका जो पहला क्वेश्चन था, क्योंकि मैं उसका आंसर नहीं कर पाया था इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। आईएएस की यही पहचान होती है ना, वो सीक्वेंस में हर चीज को ध्यान रखते हैं। हाँ। उसका कुछ चीजें जो मुझे लगता है, या मुझे जो और आईएएस लोग थे उन्होंने, या सीनियर्स हैं, आईपीएस हैं रेस्पेक्टेड, उन्होंने बताई। एक तो आपका जो एनालिसिस है वो कितना डीप है चीज़ों को लेके। दूसरा, वो चाहे कहें चाहे ना कहें, बट आप कितना सेंसिटिव और एम्पैथेटिक हो और चीज़ों को लेके। जो वो तबका है जो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है, आप उसके बारे में कितना सोचते हो। आपकी कोई नवाब वाली सोच तो नहीं है, नवाबशाही तो नहीं है आपके अंदर, कितना केयर आप में है, आप उनके लेवल पे जाके सोच पाते हो नहीं सोच पाते। वो अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से वो आपका निकाल लेते हो अंदर से। बिल्कुल। तीसरी चीज वो आप ये भी देखते हैं आपके अंदर की जो आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी सीधी है, कि अगर आपने कुछ बोला और उन्होंने टोक दिया तो आप कहीं एकदम से ऐसा तो नहीं हो जाते जी सर आप सही कह रहे हैं। हाँ, आपसे अगर कुछ पूछा गया है, आपने उस पर अपना एक मत रखा, उन्होंने अगर कुछ बताया कि नहीं मुझे तो इस पर ये लगता है, तो या तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, भाई नहीं मुझे सर यही लगता है इस कारण से, या आप फिर ये कह दें कि सर आप जो कह रहे हैं मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जाके इस बारे में पढ़ूंगा। ये 2 रास्ते हैं। पर अगर आपने एकदम कि नहीं सर आप तो सही कह रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा फिर वो हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत कॉन्फॉर्मिंग है, कि एक तरह से जज करते हैं कि आप चीजों को लेकर कितना क्लियर है। जी, कितना क्लियर है आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है, लॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल इस सबको मतलब एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जी, जब आप आईएएस के लगभग बनने के करीब ही थे या बन ही गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने सोची हो कि अगर मैं आईएएस बना, मेरे हाथ में कोई आया, तो मैं सबसे पहले इस वाली प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करूंगा अगर मेरे हाथ में कोई पावर आती है? मेरे को ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, मतलब सही में मैं चाहता भी था कोई मुझसे कभी ये पूछे। जब बहुत छोटे थे हम, तो बिजनौर में मेरी पूरी स्कूलिंग हुई, तो मैं 3rd या 4th क्लास में रहूँगा, तो मैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल था, मैं एक बार वहाँ गया और वहाँ पे मतलब लेजिट ऐसे लोग थे जो बिना चप्पलों के वहाँ आए थे। मतलब बहुत ऐसा एक छोटेपन में चीजें ज्यादा भी महसूस होती हैं। अब तो हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम इनह्यूमन होते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो बच्चे का मन होता है बड़ा क्लियर मन होता है। तो मैं देख के उनको सोच रहा हूँ कि अच्छा ये खड़े हैं, अब सब कुछ लोग चेयर पे बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। तो डॉक्टर 3 घंटे लेट था और जब वो आए तो कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। मतलब इतना नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड्स। बिल्कुल। मुझे लगता है, तो मैंने ये सोचा था कि कभी मैं बनूंगा तो मैं इन सबसे पूछूंगा कि सुबह आके मैं खुद आ जाया करूंगा। ऐसा बड़ा बचपन वाला मन होता है ना कि सुबह मैं अचानक से खुद से आ जाया करूंगा और जो भी लेट होगा फिर उससे मतलब उसकी अच्छे से जो भी होगी रिमांड में जो भी होता होगा वो करवाया करूंगा। तो मुझे बड़ा थॉट था। तो अभी बड़े होकर मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम है क्योंकि वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान से जुड़ा हुआ है, तो उसके प्रति कुछ करना है। और दूसरा एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली जो बिगिनिंग्स के एजुकेशन सिस्टम है, जो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक का एजुकेशन सिस्टम है, वो जितना स्ट्रांग होगा आपकी नेशन उतनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हैं और आपको गुणा भाग करना नहीं आता है तो आप एज अ पर्सन डिफीट हो रहे हो कहीं ना कहीं। नौकरी ही नहीं जरूरी है, एक अच्छा समझदार इंसान भी आपको बनाती है पढ़ाई। बिल्कुल। ये दोनों जो चीजें आपने चूज की है ना, ये सच में हम लोग भी एज अ सिटीजन महसूस करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम चले जाएं तो चीजें अप टू मार्क कहीं भी नहीं है। पॉपुलेशन इतनी है, वहां पे भीड़ इतनी हो जाती है और डॉक्टर्स एक लिमिटेड टाइम बैठते हैं।
जबकि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ 24 आवर्स आपको डॉक्टर मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो हम क्यों नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सब चीजें अप्लाई कर सकते? जी बिल्कुल। जबकि अगर हम आउट ऑफ इंडिया देखें तो वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत बढ़िया है, हम चीजें अडॉप्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी करते हैं, ये भी कर सकते हैं। असल में इसमें क्या है ना, वही वो जो बोला मैं, बचपन का दिमाग था, अब हम जैसे बड़े हुए हमने पढ़ा उस बारे में, तो महसूस होता है कि देखिए डॉक्टर्स की भी उतनी गलती नहीं है। कुछ गलती ऑब्वियसली है, कुछ लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं, वो अब सब आपको पता ही है, पर डॉक्टर्स इतने ज्यादा ओवरबर्डन्ड हैं हमारे यहाँ। बिकॉज मेरी दोस्त हैं अब जो डॉक्टर बन गई हैं MBBS का, वो बताती है कि 36-36 घंटे की शिफ्ट होती है, दे आर वर्किंग 36 आवर्स, पर डॉक्टर्स ही इतने कम है कि मतलब जो अभी मैं ऑथेंटिक डेटा पढ़ रहा था एलोपैथिक डॉक्टर का, वो ये है कि 1100 कुछ जनों पे एक डॉक्टर है। ओके। और लगभग 3 नर्सेस हैं उतने में ही। तो अब उन पे इतना ज्यादा बर्डन है ना कि वो नहीं कर पा रहे कई बार गेटअप। तो हम, मुझे लगता है पूरा एक स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है उसकी जरूरत है। मतलब आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सिंपली, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, जितना हाँ जी, हाँ जी। आप कोविड के टाइम पे देखिए डॉक्टर्स, मतलब मुझे लगा भगवान ही थे उस समय। और सवाल मेरे जहन में ये आया कि एक IAS के ऊपर भी एक पॉलिटिकल लॉबी जो है जी, उसका भी बड़ा शायद कुछ ना कुछ प्रेशर या इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ होता है, खास तौर से जो सरकार में है जी, तो उसे डील करना, और साथ साथ शायद जो पब्लिक है उसको डील करना। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना, अपोजिशन को भी बैलेंस कितना जरूरी होता है एक IAS ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर के लिए। बड़ा इसमें देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छा अलग सा इसमें एक पर्सपेक्टिव देता हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी था। पॉलिटिकल प्रेशर IAS के या जो भी हम सेलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर होना हमें शायद बुरा लग सकता है क्योंकि हम वो अफसर हैं, पर पब्लिक जो आप लोग हैं आपको अच्छा लगना चाहिए। पहली बात, आजकल कई बार ये नेगेटिवली पोर्ट्रे होता है क्योंकि देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से फंक्शन कर रहा है कि आप लोगों ने किसी को इलेक्ट किया, हम लोग सेलेक्टेड हैं, वो लोग इलेक्टेड हैं, तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं अगर वो सही चीज नहीं कर रहे, आपके हिसाब से नहीं चल रहे, पर आप हमें नहीं कर सकते चेंज। तो हम पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? उन लोगों का जिन्हें आपने इलेक्ट किया है। तो बहुत जरूरी है पॉलिटिकल प्रेशर भी, क्योंकि कई बार ऑफिसर्स भी ह्यूमन है, वो गलती कर सकते हैं, गलत तरफ चल सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। बहुत बिल्कुल। तो अगर आप ऑनेस्ट है और आप अपने आप ही उनके गुड बुक्स में रहेंगे और वो हमेशा आपको जब भी कोई काम की जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे, आप अपना काम ठीक से कीजिए। लेकिन अगर आप में खोटे हो तो फिर सही बात, आप पे प्रेशर बनाया जा सकता है, हर तरीके से बनाया बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अब हम मुख्य और अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। जी। आज एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल का बच्चा क्या IAS बनने का सपना देख सकता है? क्या उसके लिए कितना मुश्किल है? इसमें ये बहुत प्रैक्टिकल आंसर मैं आपसे चाहता हूं सर। जी, मैं आपको इसका जवाब 2 हिस्सों में देना चाहूँगा। पहला आपका जो सवाल है उसका जवाब है हाँ, वो IAS बनने का सपना देख सकता है, बशर्ते उस बच्चे को, और उस बच्चे का सपना केवल उस बच्चे का सपना नहीं होना चाहिए, उस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर का भी वो सपना होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जाके निकले। उस टीचर को अपनी जॉब ठीक से करनी होगी। उस बच्चे के जो माता पिता हैं उनका भी ये सपना होना चाहिए कि मैं इस बच्चे को 8वीं के बाद निकाल कर कहीं ठेले पे या कहीं कोई थोड़े से पैसों की वजह से इसका स्कूल नहीं ड्रॉप कराऊंगा, वो उनका भी सपना होना चाहिए। जब पूरी सोसाइटी मिलके उस एक बच्चे के बारे में सोचेगी, जो मैं बता रहा था आपको, एम्पैथी, संवेदनशीलता, और वो बच्चा अपने आप भी, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो नहीं उतने अच्छे मतलब बैकग्राउंड से होते हैं बच्चे फाइनेंशियली, उन लोगों में ये बाद में जाके ये आ जाता है कि वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। उस बच्चे को भी खुद के सेंसेस को कंट्रोल में रखना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। जब हम सब मिल के चलेंगे तब वो बच्चा बिल्कुल IAS बन सकता है, शायद IAS से भी कुछ ज़्यादा बन सकता है। ये पहला हिस्सा था। वही आपने शुरू में भी कहा था कि बेसिक एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत, बहुत ज़रूरत है रिफॉर्म की, क्योंकि आप कभी भी, नोबडी इज बॉर्न जीनियस, मैं इस बात में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, नोबडी इज बॉर्न जीनियस। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हम क्रिकेट खेलते थे, कैच करते थे, पहली बार नहीं होता, दूसरी बार हो जाता है, तो लगता है अच्छा ठीक है। एक आपका ये था। और दूसरा पार्ट में मतलब मुझे लगा खुद से मुझे एडअप कर देना चाहिए कि उस सरकारी स्कूल के बच्चे को सिर्फ IAS बनने का सपना देखना भी नहीं चाहिए। उस बच्चे का सपना होना चाहिए कि मैं कोई बिजनेसमैन बनूं। उस बच्चे का सपना होना चाहिए मैं कोई स्टार्टअप चालू करूं। उस बच्चे का सपना होना चाहिए कि ये जो गांव है मैं इसमें इलेक्ट हो जाऊं और मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। IAS में 1000 सीटें हैं, 1000 भी नहीं, 180 या 190 IAS, बाकी और भी एलिट सर्विसेज हैं। उन लोगों को अगर कुछ
आप बहुत बड़ी भीड़ को इस तरफ छोड़ देंगे। अब उसमें दिक्कत ये हो गई है कि 12वीं के बाद बच्चा कर रहा है बीए के बाद कर रहा है प्रिपरेशन। अब मुझे लगता है कि अगर 6 साल बाद उस बच्चे का नहीं हुआ, मैं मतलब ये जो आपको कह रहा हूँ ये मैं उस अंडरस्टैंडिंग के साथ कह रहा हूँ कि अगर 6 साल बाद उस नॉर्मल घर के बच्चे का उसके घर वालों ने अपना सब कुछ बेचकर उस पर लगा भी दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो फिर जीवन में टूट जाएगा, जो हमारी पहले भी बात हुई, डिप्रेशन, हजार चीज़ें। तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले कंडीशन समझे, उस कंडीशन को स्टेबलाइज कर लें, उसके बाद अगर आपका आईएएस का मन करता है प्रिपरेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसे किसी भी नाव में पैर ना रखें जिसमें आपको बिल्कुल ही नुकसान हो। क्योंकि अभी हमने पिक्चर देखी जैसे 12th फेल, हाँ जी, ऐसा एक एग्जाम्पल है, लेकिन कई एग्जाम्पल हैं, कई लोग हैं जो बेचारे रह गए, मतलब हो नहीं पाया, है ना। और बड़ा मैं एक और चीज़ भी मैं अभी सोच के आया था, ये बोलूँगा, ये तो मैं सोच के आया था टू बी ऑनेस्ट, कि मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है, एक उन्होंने पॉडकास्ट ही था उनका अनुपम खेर जी के साथ, मैंने सुना था, तो उन्होंने बोला था कि उनकी माँ ने उनसे बोला था कि जो फेल हो गया ना उसको गधा मत समझना। हाँ, मैंने पास जो हो गया उसके लिए तो सब ताली बजाने के लिए खड़े ही हैं, जो फेल हो गया वो आदमी गधा नहीं है। मान लीजिए अब मैं इंटरव्यू मेरा हो गया सिलेक्शन, तो मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मेरा दोस्त है एक गोविंद भाई हमारे, मतलब भाई बोलता हूँ उनको, थोड़े बड़े हैं मुझसे 1 या 2 साल, उन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 के 6 अटेम्प्ट में मेंस दिए, फिर 3 इंटरव्यू दिए, वो जनरल से उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए। क्या वो आदमी मेरे जितना काबिल नहीं है? वो इंसान मुझसे बहुत ज्यादा काबिल है, बस उसका किसी कारणों से नहीं हो पाया। तो ऐसा ही अगर किसी और बच्चे के साथ होता है और वो मतलब फाइनेंशियली उतनी अच्छी जगह उससे बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए काफी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप बहुत कुछ बनने का सोचिए। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस एक सपना है, दुनिया में बहुत सारे सपने हैं, खूब सपने देखिए और खूब आगे बढ़िए। मेरा मतलब प्लान भी जरूर रखिए, प्लान भी रखिए, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से मत रखिए। 1 या 2 अटेम्प्ट तैयारी कीजिए मन लगा के, उसके बाद, क्योंकि आप शुरू से ही प्लान भी रखेंगे तो आप फिर हर जगह। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल अंतिम प्रश्न आपसे अब ये है, आपने अभी तक जिंदगी में पूरे संघर्ष जो आपने किया, क्या मुख्य एक बात जो आप आज साझा करना चाहेंगे, क्या आपने सीखा? पूरी जिंदगी का निचोड़, अपने संघर्ष का एक निचोड़ स्टूडेंट्स के लिए। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं मतलब वक्त लेना चाहूँगा, बहुत बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जी जी, हाँ जी, कि मैं इसलिए कुछ उससे मतलब अलग जो चीज़ बात बता पाऊँ आपको। इसमें मेरे पूरे संघर्ष का निचोड़ मुझे लगता है यही है कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको कुछ और कर लेना चाहिए था, आपको और अच्छा करना चाहिए, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आउटकम्स को। लेकिन बाकी जो 4 दिन हैं जब आपने मेहनत करी है, आपको उन 2 दिनों में अपनी उस मेहनत पे थोड़ा विश्वास रखना है। प्लान बी वगैरह सब ठीक है, लेकिन आपने जो मेहनत करी है वो आपकी, उस पर आपको स्टैंड बाय करोगे तो रिजल्ट्स आने लगेंगे। रिजल्ट्स धीरे धीरे आएंगे, रिजल्ट्स कभी भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अपने अंदर एक बड़ा अच्छा था कि मास्टरिंग द मोनोटोनस, कि जो एकदम बोरिंग चीज़ है ना उसको मास्टर कर लो। ये मुझे लगता है मतलब पूरी प्रिपरेशन का मेरा निचोड़ जो आप बोल रहे थे 3-4 वर्ड्स है कि मास्टरिंग द मोनोटोनस, कि वो इतनी बोरिंग चीज़ है लेकिन आप उसे ऐसे कर रहे हो पूरी शिद्दत से कि आपको उसी में मजा आने लगा है, आप बोर नहीं हो रहे हो चीज़ों से। क्योंकि आजकल हम अभी इंटरव्यू से पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि 30 सेकंड रील वाला जो कल्चर है जी, हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है। तो कोई भी चीज़ अगर हमें बोर 5 मिनट भी कर देती है तो हम उसके बाद उस पर नहीं बैठ पाते। तो हमें उस पर काम करना है कि हम बोरिंग चीज़ों को इंजॉय करें, जिससे, क्योंकि बोरिंग चीज़ों से ही आउटकम आते हैं। रॉकेट साइंस बोरिंग है, साइंस हर मेडिकल साइंस बोरिंग है, बट रियल वर्ल्ड में उसी की ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल, तो इसीलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।